देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। क्लास 11th का ज्योग्राफी है, भारत भौतिक पर्यावरण। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे। अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल के बगीचे में गए होंगे। प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से मतलब है उसी पौधा समुदाय से जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। वो है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, मतलब एक ऐसा पौधों का समुदाय जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और विभिन्न प्रजातियां वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। वो है प्राकृतिक वनस्पति। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डेल्टा क्षेत्र में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव, राजस्थान के मरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भारत में वनस्पतियों में क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं मिलती हैं उसका कारण है मिट्टी और जलवायु में अंतर। प्रमुख वनस्पति प्रकार जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। वनों के कितने प्रकार हैं? उसमें से जैसे एक वन है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, है ना। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और बेलांचली और अनूप वन, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जो सदाबहार वन होते हैं उनमें वितान अच्छे खासे पाए जाते हैं, है ना। उनमें वितान पाए जाते हैं, कई विभिन्न ऊंचाइयों वाले पेड़ मिलते हैं। ऐसा नहीं है वो कभी पत्तियां नहीं गिराते, पत्तियां तो गिराते हैं, लेकिन सभी पौधे एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए वहां पे हरियाली बनी रहती है ना, हरा भरा दिखता रहता है। ठीक है, पेड़ों के वितान के चलते सूर्य की रोशनी भी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। ये सदाबहार वनस्पति, सदाबहार जंगल की विशेषता है। तो वन, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन है, ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। उष्णकटिबंधीय जो वन है वो सघन होते हैं और परतों वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। भूमि के पास में देखा जाएगा तो वहां पे झाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, बेलें पाई जाएंगी। उनके ऊपर जो होंगे वो छोटे कद वाले पेड़ देखने को मिलेंगे, फिर सबसे ऊपर जो मिलते हैं वो लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग होता है। याद रखना, पत्ता झड़ने का भी समय अलग अलग है, फूल आने का भी समय अलग अलग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पौधे ही मिलेंगे वहां पे। फल लगने का भी समय अलग अलग होता है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां जिसमें रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, एबोनी है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, प्राकृतिक वनस्पतियों मतलब वनों की विविधता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं? आप में से कौन बता रहा है? उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं?
उत्तरदायी कारक में आप देखेंगे तो वर्षा, है ना, तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता, और क्या, मिट्टी, और क्या भाई, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच भी। समुद्र तल से ऊंचाई, और क्या, भूगर्भिक संरचना। यही है ना वनों की विविधता को के लिए उत्तरदायी कारक। सर तो यहां पर अत्यधिक आर्द्र और अत्यधिक उष्णता, इस क्षेत्र में अत्यधिक आर्द्रता और अत्यधिक उष्णता। बारिश कितनी है, 200 सेंटीमीटर प्लस या फिर 250 सेंटीमीटर प्लस, कुछ भी हो सकता है। यहां पे सापेक्ष आर्द्रता की जब बात करते हैं तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, 70% से अधिक, 70% प्लस। ओके, ये औसत तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, औसत तापमान लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस भी, 22, सर 22 क्या डिग्री लिखा हुआ है, सेल्सियस 200? प्लस या 25 डिग्री सेल्सियस प्लस हैं। ये कैसे होते हैं, सघन होते हैं। सघन होने के साथ साथ ऊंचे भी होते हैं। याद रखना कहां कहां मिलते हैं ये, यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, पहले बात तो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है ये, तो हम सब इसको देखते हैं, देख सकते हैं। सर दिखाई अपने नहीं दे रहे। देखा जाए तो ये आसाम में मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे आपको, है ना, केरल में मिल जाएंगे, केरल में मिल जाएंगे, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर में भी मिलेगा, त्रिपुरा में भी मिलेगा ये, त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम, और मिजोरम के साथ साथ आप पश्चिमी तटीय मैदान में भी इस प्रकार की वनस्पति देख सकते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, अबोनी है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो नारियल भी यहाँ पाया जाता है, बांस भी पाया जाता है। इन सब के अलावा नारियल है, बांस है, सिनकोना है, सिनकोना है, रबड़ भी है। ये वनस्पतियां पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है। अर्ध सदाबहार वन क्या है, इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार जो वन है वो सदाबहार वन वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। जो अर्ध सदाबहार वन है वो कैसे होते हैं, सदाबहार प्लस आर्द्र पर्णपाती वन इक्वल टू अर्ध सदाबहार वन। इसमें मुख्य वृक्ष के रूप में देखेंगे तो सीडर, साइडर, होलक और कैल, ये प्रजातियां इसमें पाई जाएंगी। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसीलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए। कहां पर, गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में। जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे, चाय, कॉफी, रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी जो होती है उष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। मतलब इस तरह से देखा जाए तो संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ।
अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या होते हैं? इसमें देखा जाए तो भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। एक चीज तो ये याद रखना चाहिए, ये वन वहां पे उगते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। या कभी कभी आप ये भी याद रखना, यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सॉरी, 100 से 150 वाला थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 70 से 200 सेंटीमीटर आप याद रखें, ये भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो, वहां पे बारिश कितनी होती है? आर्द्र क्षेत्रों में बारिश देखी जाए तो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं यहां पर कितनी वर्षा होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें याद रखना चाहिए। हाँ, अर्ध पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्य में हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा में उगते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये प्रजातियां इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। कौन से वन में पाई जाती भाई? आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। मतलब आर्द्र क्षेत्रों की ओर जो वन रहेंगे, शुष्क पर्णपाती वन होंगे, उनको आर्द्र पर्णपाती कह दिया जाएगा, और जो शुष्क क्षेत्रों की ओर होते हैं उनको कांटेदार वनों में मिला दिया जाएगा, मतलब वो कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? प्रायद्वीप में, जहाँ अधिक वर्षा हो रही होगी, और उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भाग में मिलेंगे। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में और उत्तर भारत के मैदान में, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते इन पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं। शुष्क ऋतु जब शुरू होती है उससे पहले ही इनके पत्ते झड़ जाते हैं। घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में तेंदू है, पलास है, अमलतास, बेल है, खैर है, अक्सलवुड है, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। एक चीज इसमें और याद रख सकते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ना, ये इनका व्यापारिक महत्व होता है, इनका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अच्छा, एक हिमालय के गिरिपथ जैसे पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग भी, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग में भी ये वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखें तो भाबर के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और तराई के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये जो शुष्क पर्णपाती वन है, अगर देखे जाए तो ये उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे, यूपी में मिल जाएंगे, ये यूपी में मिल जाएंगे, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार तो है ये, इसमें मध्य गंगा का जो मैदान है
उसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष हैं, जैसे इसमें तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अक्सर वुड बताया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप इसमें शीशम भी जोड़ सकते पीपल। शीशम भी जोड़ सकते हैं, कीकर जोड़ सकते हैं, कीकर कीकर जोड़ सकते हैं। और ठीक है, और इसमें इसमें बबूल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आम, चंदन भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इसी पीपल का पेड़ ये नहीं होगा? जो ये शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ना, इनकी लकड़ियां आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं। शुष्क पर्णपाती वनों की जो लकड़ियां हैं वो कैसी होती हैं? आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं। ठीक है, ये बात। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखा जाए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वहां पे मिलेंगे जहां पर बारिश होगी 50 सेंटीमीटर से कम, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे ये। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां भी मिलती हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब आपको देखने को मिल जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का अर्धशुष्क क्षेत्र इसमें शामिल है। राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश का अर्धशुष्क क्षेत्र इसमें शामिल है। इन वनों में देखा जाए तो पौधे लगभग पूरे साल पर्ण रहित रहते हैं, पूरे साल, लगभग पूरे वर्ष। और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखेंगे तो बबूल है, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम, खेजड़ी, पलाश। इसमें नागफनी भी पाया जाता है। नागफनी देखा आपने से किसी ने? जी सर। हाँ, ध्यान रखना। वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है। ये मरुस्थलीय मतलब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की एक विशेषता है। फिर बात करेंगे इन्हीं को मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। पर्वतीय वन क्या है? पर्वतीय वन अगर देखेंगे तो इन पे अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है, नेचर उनका अलग अलग होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है, इन वनों को दो भागों में बांटते हैं। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे तापमान घटता जाता है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता जाता है। दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मतलब हिमालय में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, शुरुआत होती है उष्णकटिबंधीय वनों से और अंत होता है टुंड्रा वनों से। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अभी हमने पिछले वाले पेज में ही देखा है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती, इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन मिलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर जो पहाड़ियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, पश्चिम बंगाल है, उत्तरांचल के पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन मिलती है। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन देखने को मिलेंगे। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय के पश्चिमी भाग में क्या मिलते हैं? देवदार के वन।
देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती, निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं चिनार के पेड़, चिनार और वालन, जिससे जिसकी लकड़ी से हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ब्लू पाइन स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन देखने को मिलेंगे, चारागाह पाए जाएंगे। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जुनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष मिलते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 3 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भुटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग भी करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढाल पर अधिक वनस्पति, अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे वहां पर मॉस और लाइकन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? प्रायद्वीप के 3 भागों में। दक्षिणी पर्वतीय वन में पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में। ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र से ऊंचाई भी लगभग 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय, तो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखा जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाएंगे, निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो दक्षिणी पर्वतीय वन है वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियों के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर आप उत्तर भारत में जब आते हैं, हिमालयी क्षेत्र में देखते हैं, तो आपको उष्ण कटिबंधीय से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति तक देखने को मिल जाती है। बात समझ आई? तो ये केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेष रूप से मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। सोलास वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सोलास वन एक शीतोष्ण कटिबंधीय वन है जो आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर देखने को मिलेंगे। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? कौन से वनों में? सोलास वन में। सोलास वन में कौन से वृक्ष मिलेंगे? मैग्नोलिया पाया जाएगा, लैरल पाया जाएगा, सिनकोना और वेटल। इन सब का आर्थिक महत्व भी है। ये वन जो है आपको सतपुड़ा, मैकाल श्रेणियों में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक। वेलांचल या अनूप वन क्या है? भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। कहाँ पर? अनूप, वेलांचली क्षेत्रों में। जो आर्द्र क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है, जिसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत स्थित रक्षित जल कुक्कुट आवास भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में बांटा जाता है। हमारे देश में जो आर्द्र भूमियां हैं उनको 8 वर्गों में बांटते हैं। उसमें से देखेंगे तो पहला है दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमियां, पहला भाग है। दूसरा भाग में आता है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि।
तीसरे नंबर पर आता है गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झील और जलाशय तीसरे में तीसरा वर्ग है। चौथा वर्ग देखेंगे तो भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि लैगून जैसे चिल्का झील। पांचवा देखेंगे तो गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र घाटी में छठा नंबर, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत तथा हिमालय गिरिपथ के कच्छ और अनूप क्षेत्र। और सातवां है कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें तथा नदियां, ये भी आर्द्र क्षेत्र में ही आती हैं, है ना। और आठवां आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। ये हैं भारत के कुल 8 प्रकार के, सॉरी 8 वर्ग में विभाजित आर्द्र भूमि। ठीक है ना, ये हमें याद रखना। इसमें बहुत से लवण से ना प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल और ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। अभी ये नया डाटा तो है नहीं, पुराना डाटा है, थोड़ा सा नए वाले से आप मिला लेना, ठीक है इसको। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन भारत में कहाँ मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी ये पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण जरूरी हो गया है। ठीक है, भारत में वनावरण की बात करें। भारत में वनावरण की बात करें उससे पहले हमको एक चीज ये समझनी होगी, जैसे पेपर में प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, जंगल की आग किसको कहते हैं? सर पलाश के फूल को। पलाश के फूल को नहीं, पलाश को कहते हैं। इसका एक दूसरे नाम से ये ऑप्शन आता है, आता तो ये भी है, लेकिन एक दूसरा नाम इसका है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक आपने सुना होगा खेजरी। खेजरी का वृक्ष अभी हम सब पढ़े हैं ना, सर जो नाम रिपीट। जो मरुस्थलीय वन है। ठीक है, तो खेजरी क्या है? खेजरी के बारे में याद रखना, ये सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। ये बहुउद्देशीय वृक्ष है। इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा कहा जाता है। अब इसका बहुउद्देशीय उपयोग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बात समझे तो यही सब कहते हैं। जी अब सर। इसमें देखिए, इसको बहुउद्देशीय उपयोग है। बहुउद्देशीय उपयोग, अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता होती, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन 3 वजहों से बहुउद्देशीय उपयोग, अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की जरूरत के कारण ही इसको ना सामाजिक वानिकी में वरीयता दी गई। सामाजिक वानिकी में वरीयता दी गई। वानिकी में वरीयता दी गई। ठीक है, एक वन उत्पाद है लीसा। लीसा का नाम सुना आप लोगों ने? लीसा जो है ना, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए
भारत में वनावरण की बात करेंगे। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। ये पुराना आंकड़ा है, आपको नया आंकड़ा देखना होगा। उल्लेखनीय ये है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वनावरण अलग अलग है। जो वन क्षेत्र है वो अलग है, वास्तविक वनावरण देखा जाए तो वो अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। वन क्षेत्र कौन से होते हैं? अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, चाहे वहां वृक्ष हो या ना हो। मतलब जो वन क्षेत्र है वहां पर वृक्षों का होना जरूरी नहीं है। वो क्योंकि एक अधिसूचित क्षेत्र होता है, वहां पे वन हो भी सकते हैं, मतलब वृक्ष हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन वनावरण का मतलब क्या है? वनावरण का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पतियों का झुरमुट, और वास्तविक रूप से वो वनों से ढका भी रहता है। वन क्षेत्र में वृक्षों का होना अनिवार्य नहीं है, मतलब वो एक अधिसूचित क्षेत्र है कि इतना बड़ा एरिया जंगल के लिए छोड़ दिया गया है। अब उसमें पेड़ है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वन के जंगल के लिए छोड़ा गया तो छोड़ा गया है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वनावरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। जो वन क्षेत्र होता है राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। लेकिन वनावरण जो होता है उसकी पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001 के अनुसार वास्तविक वनावरण केवल 21.05% है। और हमारे ख्याल से ना वास्तविक वनावरण आज भी लगभग इतना ही है, लगभग, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, नहीं तो इतना ही है लगभग में। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन है, और ठीक है, और बाकी पर विवृत वन मिलते हैं। वन क्षेत्र और वनावरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता है। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र आपको 0 है, 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में देखा जाए तो इनका प्रतिशत भी सबसे उच्च है, 86.93%। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये जो राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा है और दिल्ली है, जहां पर 10% से भी कम क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर वनों को कृषि के लिए साफ भी कर दिया गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का हालत यह है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वनावरण में भी भिन्नताएं हैं। ठीक है, वास्तविक वनावरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। वास्तविक वनावरण के आधार पर अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, कम वन संकेंद्रण वाले, अंतिम कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश। वन और जीवन, असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें, शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार होते हैं। साधारणतः माना जाता है कि भारत के 593 जिले, इस समय कितने हैं? ये उस समय 722। ये उस समय, तो ये पुराना आंकड़ा है। 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वनावरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के अधीन हैं। वनों और जनजातीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यावहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले
ना समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए, है ना। वन संरक्षण, वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 88 में संशोधित किया गया। वन संरक्षण नीति 52 में लाई गई, जिसको 88 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार क्या है, सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे क्या हो जाएगा, एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास होगा, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा भी किया जाएगा। इस वन नीति के तहत ये बात तय हुई। इस वन नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, जैसे प्रश्न में पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो आपको वो चीजें पता भी होनी चाहिए। उद्देश्य क्या रहे हैं इसके? उद्देश्य है देश में 33% भाग पर वन लगाना, ये जरूरी है, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, ये भी इस नीति का उद्देश्य है। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण, ये भी। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ सूखा नियंत्रण। साथ ही साथ निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी तथा वनरोपण के द्वारा वनावरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना तथा लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ देखें तो पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। इस वन नीति के ये कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत कुछ कदम भी उठाए गए। उसमें से एक कदम आप देखेंगे सामाजिक वानिकी के रूप में। ये क्या है? सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? देखो, सामाजिक वानिकी का मतलब है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनावरण। ये इसका क्या है? अर्थ है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है भाई, याद होना चाहिए। क्या अर्थ है? पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुरक्षा, ऊसर भूमि पर वनारोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 76 से 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा। किसने बांटा है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना था? 76 से 79 के बीच में। इसने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा। वो 3 वर्ग कौन से थे? एक तो था शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है फार्म वानिकी। ये प्रश्न पूछा गया है। शहरी वानिकी क्या है? फिर शहरों और उसके आसपास निजी तथा सार्वजनिक भूमि, जैसे हरित पट्टी, पार्क है, सड़क के साथ जगह है, औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा गया शहरी वानिकी के अंतर्गत क्या किन किन को शामिल किया जाता है। ग्रामीण मतलब ये वानिकी जब को क्या, ग्रामीण वानिकी क्या है? इसमें कृषि वानिकी शामिल है, समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है ग्रामीण वानिकी में। कृषि वानिकी का मतलब क्या हुआ? फिर कृषि वानिकी का मतलब हुआ कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ तथा फसलें एक साथ लगाना, यह है कृषि वानिकी। इसका मतलब यह है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। मतलब कृषि वानिकी में ऐसे, मतलब एक वानिकी और खेती दोनों एक साथ करना है। दोनों के एक साथ करने का मतलब है भैया, खाद्यान्न, खाने व पीने की चीजें, फसलें भी मिल सकें, साथ ही साथ जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध हो सके, लकड़ी मिल सके हमको, इमारती लकड़ी भी मिल सके, फल का भी उत्पादन हो सके। अरे आम का पेड़ लगाएंगे तो क्या आम फल नहीं देगा? जाहिर सी बात है देगा। आजकल आप देखेंगे खेत में चारों तरफ मेड़ मेड़ होता है ना, मेड़,
उस पे देखेंगे यूकलिप्टस का पेड़ कोई लगा देगा, कोई अर्जुन का पेड़ लगा देगा, लोग लगाते ही हैं। सागौन का पेड़ कोई लगा देता है, लगाते हैं ही ना। अमरूद का, आम का पेड़ लगा ही देते हैं। इस तरीके से समुदाय वानिकी में समुदाय जो वानिकी है उसमें सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक भूमि कौन सी है? चारागाह, मंदिर भूमि, गांव चरागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों ओर, ये वाला पूछा गया है पेपर में, याद रखना। नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी, विद्यालयों में पेड़ लगाना, ये सब शामिल है समुदाय वानिकी के अंतर्गत। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया है, समुदाय वानिकी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कृषि वानिकी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ऐसे भी पूछे गए हैं प्रश्न। पेपर उठा के देखोगे तो पता चलेगा। इसका उद्देश्य है पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। भाई कहां पे लगाया जा रहा है? सामुदायिक भूमि पर, सार्वजनिक भूमि पर लगाया जा रहा है। किसी के दरवाजे पर नहीं लगाया जा रहा, किसी पार्क में लगाया जा रहा है, किसी चरागाह भूमि में लगाया जा रहा है, नहर के किनारे लगाया जा रहा है, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे लगाया जा रहा है, वो सबका है। ठीक है, मतलब पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना इसका, इस योजना का एक उद्देश्य है कि भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। किसका किसका मतलब है ये? मतलब इनका जो समुदाय वानिकी है उसका ये उद्देश्य है कि जो भूमि विहीन लोग हैं ना उनको वानिकीकरण से भी जोड़ दिया जाए, और ताकि सॉरी साथ ही साथ जो भूस्वामी हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही, जो लाभ मिल रहे हैं, वही लाभ भूमि विहीन लोगों को भी मिलना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई आपकी कौन सी वानिकी? सामाजिक, सॉरी, सामाजिक। ठीक है ना। शहरी वानिकी हो गई, ग्रामीण वानिकी हो गई, अब है फार्म वानिकी। अब ये क्या है? फार्म वानिकी क्या होती भाई? इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। तो वन विभाग के लिए छोटे मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध बढ़िया पेड़ कराता है। सर। ध्यान रखना, बढ़िया पेड़ सर, प्रधान खुद लगवा लेता था। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन, पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। ये फार्म वानिकी है। वन्य प्राणी, आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। अनुमान लगाया गया कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण क्या है? तो यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। ठीक है, मतलब इतने बड़े स्तर पर जो जैव विविधता भारत में मिल रही है वो उसका कारण है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का पाया जाना। ठीक है, समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुई, परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई। कुछ जैव प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। जैसे औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है ना। दूसरा, खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशय इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जाना, ये भी है इसका कारण। स्थानीय लोगों ने चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे, वनों पर दबाव बढ़ा दिया, ये भी कारण है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों उनके आवासों को नष्ट किया है। रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया, एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है, ये भी एक कारण है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं, ये भी एक कारण है।
तो आप यहाँ पे वनाग्नि भी बोल सकते हैं, वनाग्नि बोल सकते हैं, ठीक है। और शिकार, जानवरों का शिकार बोल सकते हैं, ओके। और चरागाहों के लिए जीवों आवासों का नष्ट होना भी बोल सकते हैं। चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों का काटा जाना भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा औद्योगिक और तकनीकी विकास भी इसका एक कारण है, जिससे दोहन की गति तेज हो गई। खेती, मानवीय बस्ती, इन सब के लिए जो वनों को साफ किया गया, ये भी कारण में शामिल है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियां हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972, याद रखना, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, संरक्षण और रक्षण दोनों की। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? अधिनियम तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूरी तरह संशोधित कर दिया गया, कि कब 91 में पूरी तरह संशोधित हुआ, जिसके तहत कठोर सजा का भी प्रावधान हुआ। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया। देश में ये पुराना आंकड़ा है, 103 नेशनल पार्क है, 535 वन्यजीव प्राणी भी अभयारण्य है। यहाँ पे वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है। इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं भी निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव मंडल योजना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। कई बार पेपर में भी पूछा गया है। जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण, उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना, ठीक है, जिससे वैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा तथा मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ निचयों में शुरू की गई थी, आरक्षित क्षेत्रों में, ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब ये योजना 44 करोड़ बाघ निचयों पर चल रही है और इनका क्षेत्रफल है 36,988.28 वर्ग किलोमीटर, 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी, 2010 में ये 1706 हो गई। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? हाँ, ठीक है, वर्तमान का भी याद रखना, क्योंकि पुराना थोड़ा सा आंकड़ा दिया इन्होंने। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित, पर फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघ केंद्रित तो है ही, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर भी जोर देता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। मतलब भोजन कड़ी को बनाए रखना, पोषण स्तर और भोजन कड़ी को बनाए रखना जरूरी है बाघों के संरक्षण के लिए, है ना। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, ये भी चलाई जा रही है भारत में। जीवमंडल निचय की बात करें, आरक्षित क्षेत्र होते हैं भाई, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जीवमंडल जो नीचे हैं, आरक्षित क्षेत्र, जो विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आरेख 5.1 में दिखाया गया, जीवमंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य हैं इसके? एक तो संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, विकास
पर्यावरण और विकास का मेल जोल यहाँ पर। तीसरा क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था किसकी? अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना। ये जीवमंडल निचय के 3 मूल उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं परियोजना 5.1 में। इनमें से 10 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। नीलगिरी नीलगिरी जीवमंडल निचय जो 1986 में स्थापना हुई और भारत का पहला जीवमंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नेलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुआनी पहाड़ियां शामिल हैं। किसमें? नीलगिरी जीवमंडल निचय में। यूपीएससी में 2019 में मेरे ख्याल से पेपर में प्रश्न पूछा गया है, तो ये हमें याद रखना है कि नीलगिरी में कौन कौन से शामिल है, क्या क्या, मतलब नीलगिरी जीवमंडल निचय में किनको किनको शामिल किया गया है। ठीक है। इसका कुल एरिया है 5520 वर्ग किलोमीटर का। इसमें कौन 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 से क्षेत्र शामिल हैं? वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मदुमलाई, नीलांबूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिधुआनी पहाड़ी, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है। नीलगिरी जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति, सूखी झाड़ियां जैसे शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास वन, घास के मैदान, दलदल, ये सब शामिल हैं। यहाँ पे ये चीजें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्रजातियां नीलगिरी ताहर है। ठीक है। नीलगिरी ताहर संकटापन्न प्रजाति है, ये पाई जाती है। और शेर, यहाँ पे शेर जैसी दुम वाला बंदर, सिंहपुच्छी बानर जिसको हम सब बोलते हैं, वो यहाँ पे मिलता है, सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। नीलगिरी निचय में आप हाथी भी देख सकते हैं, बाघ, गौर, सांबर, चीतल, ये सब जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संख्या, और कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के भी आवास हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। इस जीवमंडल की स्थलाकृति कैसी है? उबड़ खाबड़ है। ऐसे दे दिए जाते हैं बड़े बड़े से, तो उन पे पूछा भी जाता है। ठीक है। तो स्थलाकृति इसकी उबड़ खाबड़ सी है और समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में मिलते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिला इसमें शामिल है। यहाँ पर मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड, लैटिफोली जैसे ऑर्चिड, रोडोडेंड्रॉन भी पाए जाते हैं। उस जीवमंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ भी मिलता है, काला भालू भी मिलता, भूरा भालू मिलता, कस्तूरी मृग मिलता, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज, काला बाज, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये दिया गया है पूरा। ठीक है। नीलगिरी ये पूरा ये सब इसमें शामिल है। नंदा देवी 1988 में चमोली सर ये इम्पोर्टेंट है, मेरे बुक में है। नोकरेक देखिए 88 में बना, गारो पहाड़ियों का हिस्सा है मेघालय में। मानस आपका 89 में तैयार हुआ, 89 में कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दारांग जिलों के हिस्से इसमें आते हैं, आसाम में है। सुंदरबन 1989 में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का डेल्टा और उसका हिस्सा इसमें शामिल है। मन्नार की खाड़ी की बात करें जो 89 में आया, तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग है। ग्रेट निकोबार की बात करें जो 885 वर्ग किलोमीटर में है, 89 में बना है, अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप का हिस्सा है। सिमलीपाल उड़ीसा में अपने है, 94 में ये नामित हुआ था, है ना। सिमलीपाल मयूरभंज जिला का भाग है। डिब्रू सैखोवा जो 97 में तैयार हुआ, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जिलों के भाग में शामिल है, आसाम में। दिहांग दिबांग की बात करें तो ये 98 में बना था। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग जिलों के भाग इसमें आते हैं।
पंचमढ़ी 4981 वर्ग किलोमीटर में है। 99 में नामित किया गया जीवमंडल नीचे की सूची में, और ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा की बात करें, उत्तर पश्चिम सिक्किम का भाग है 2000 में। अगस्त मलाई केरल में, अगस्थी मलाई पहाड़ियाँ इसमें हैं। अचनकमार अमरकंटक है, ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी जिलों के भाग छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में शामिल है। कच्छ जो कि 2008 में शामिल हुआ, 12,454 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। कच्छ का भाग गुजरात का राजकोट, सुंदरनगर, पाटन जिला इसमें शामिल है। ठंडा रेगिस्तान 7770 वर्ग किलोमीटर का है 2009 में। पिन वैली नेशनल पार्क और प्रतिवेश चंद्रताल, सारचू, किब्बर वन्य प्राणी अभयावन हिमाचल प्रदेश, ये इसमें शामिल है। शेषाचलम, ये शेषाचलम है, 4755 वर्ग किलोमीटर में है, 2010 में शामिल हुआ है। पूर्वी घाट में शेषाचलम की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, कडप्पा जिलों के भाग इसमें आते हैं। फिर आता है आपका पन्ना, जो 2011 में नामित हुआ था जीवमंडल नीचे में। मध्य प्रदेश का पन्ना और छतरपुर जिला इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे भी देखेंगे तो कच्छ देखेंगे, और सबसे छोटा जब देखेंगे तो डिब्रू सैखोवा जो असम में है। ठीक है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार है। जो पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य खतरा है वो संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, ये एक खतरे का कारण है। दावानल मतलब जंगल की जो आग है वो इसका कारण है। पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार, ये भी एक कारण है। सुंदरबन जीवमंडल निचय की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। एक विशाल क्षेत्र है 9630 वर्ग किलोमीटर का, और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अनूप वन पाए जाते हैं, वनाच्छादित द्वीप भी पाए जाते हैं। सुंदरबन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र भी है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन मछली या श्रिम्प इन सब को आश्रय करता है। ठीक है, आश्रय आवास प्रदान करता है। स्वयं को लवणी और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं, और चीतल, भौंकने वाले हिरन, मृग, जंगली सुअर, यहां तक कि लंगूर जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में हेरेसियरा फोमीज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है ये भी पाई जाती है। सुंदरबन के मैंग्रोव क्षेत्र में एक बेशकीमती इमारती लकड़ी भी पाई जाती है, और जिसका नाम है हेरेसियरा फोमीज। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल नीचे की बात करें तो ये लगभग 1,05,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इन पर अनेक ज्वार नदमुख, कुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप मैनग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो समुद्री गाय देखने को मिलेगी, जिसको डुगोंग बोलते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी यहाँ पे संकटापन्न हैं। अब यहाँ पे देखें तो चंदनवन किस तरह के वन का उदाहरण है, ऐसे भी प्रश्न देख लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघ को मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो बाघ को शिकार से ही बचाना था। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कितने भारत के जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे जो मान्यता प्राप्त है भारत को, उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना। वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए बस। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई।